गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग धातु और धातु कर्म पढ़ेंगे। तो धातु को आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से क्या रहते हैं, कुछ पदार्थ शुद्ध रहते हैं और कुछ पदार्थ जो होती है वो मिश्रण वाली होती है, मिश्रित रहती है ना। तो हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। और तत्व आपस में मिलकर ही क्या बनाते हैं, सभी तत्व आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। और तत्वों को पुनः धातु और अधातु के रूप में रखा जाता है कि कुछ जो तत्व होती है वो धातु होती है और कुछ जो तत्व होती है वो अधातु होती है। तो हमें अब समझना है कि धातु कौन सा होता है और अधातु कौन होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है और यह अधातु है। तो धातु की कुछ भौतिक रासायनिक गुण होती है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, हम सभी जानते हैं ना। धातु को पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, उसकी तार खींची जा सकती है। धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यह चमकदार होती है, लचीला होती है। तो ये सारी क्वालिटी जो गुण होती है ये भौतिक गुणधर्म कहलाती है, जिसके आधार पर हम धातु को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर उसके रासायनिक गुणधर्म भी होती है। रासायनिक गुणधर्म में क्या होगी, जैसे कि इसमें मुख्य रूप से विस्थापन दिया है। तो विस्थापन क्या होती है, विस्थापन मतलब ये होती है ऐसे धातु, मतलब वह धातु जो सक्रिय होती है वो क्या होती है, निष्क्रिय धातु की जगह को लेकर अपना जगह प्राप्त कर लेती है, उसको सक्रिय धातु कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 अलग अलग टेस्ट ट्यूब परखनली ली गई है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कितनी 6 परखनली ली गई है, जिसको नामांकित की गई है अ, ब, स, द, ई और फ, है ना। तो और ब में कॉपर सल्फेट की घोल डाली गई है। स और द में जिंक सल्फेट की घोल डाली गई है। और ई और फ में इसमें आयरन सल्फेट और इसमें सोडियम क्लोराइड डाली गई है। अब क्या करते हैं, इसमें जो है इसके अंदर आल्पीन डाला गया है, इसके अंदर जिंक के दाने डाले गए हैं, इसके अंदर कॉपर छीलन डाला गया है और इसमें मैग्नीशियम फीते का टुकड़ा डाला गया है और इसमें दानेदार जिंक डाली गई है, इसमें दानेदार जिंक डाली गई है। फिर थोड़ी देर बाद जब हम अवलोकन करते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ जो अ नंबर में क्या डाला गया है, कॉपर सल्फेट डाला गया है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, इसमें जिसमें कॉपर सल्फेट में दानेदार जिंक डाली गई है और जिसमें आयरन सल्फेट है उसमें दानेदार जिंक डाली गई है, इसमें क्या होती है, ये जिंक जो है वो आयरन की जगह ले लेती, जिसको जैसे हम सूत्र में समझ सकते हैं। क्या लिया गया है, उसमें कॉपर सल्फेट लिया गया है और उसमें क्या डाला जा रहा है, जिंक के दाने डाला जा रहा है। जिंक को जैसे Zn से शो कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये विस्थापन करता है। विस्थापन मतलब क्या होगा, ये जो धातु है इस धातु की जगह को क्या करेगा, ले लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस से क्या हो जाएगा, Cu। तो यहाँ पर ये क्या है, विस्थापन क्रिया है। जो Zn है वो सक्रिय धातु है, जिंक क्या है, सक्रिय धातु है और ये जो है इस वाले धातु की जगह को लेकर इसको हटाकर वहां कर देती है। तो इसको विस्थापन क्रिया कहते हैं। उसी को इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जितने में जिंक डला है वो सभी में क्या हो जाता है, विस्थापन क्रिया हो जाती है। और जिसमें जिसमें विस्थापन की क्रिया हो रही है वो क्या है, सक्रिय धातु कहलाती है। और जो जगह नहीं ले पाती है वो क्या कहलाएगी, निष्क्रिय धातु कहलाती है। यहाँ पर सक्रिय और निष्क्रिय के आधार पर ऐसे घटती, यहाँ से ऐसे आएगा, ये सबसे अधिक क्रियाशील होती है और इधर जैसे जैसे आते जाएगा वो उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। फिर यहाँ पे
दहन से बताया गया है। अगर किसी धातु को जलाते हैं, किसी धातु का हम दहन, यहाँ पर दिया है ना, धातु के दहन करने से क्या होता है, तो हम किसी धातु को जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम को अगर जलाएं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और सोडियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना रहा है। मतलब ये क्या बना रहा है, क्षार बनाते हैं। यहाँ पर सोडियम प्लस क्या है, ऑक्सीजन, तो सोडियम और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड जो ठोस अवस्था में उसको जल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है, जो क्या होती है, क्षार होती है। मतलब क्या होता है, दहन करने से वो ऑक्साइड बनाती है और ऑक्साइड को जल से क्रिया कराने पर वो क्षार बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम की एक रिबन लिया गया है जिसको जलाया जा रहा है। जलाने से क्या होगा, वो उसकी वाष्प के रूप में उड़ेगी जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम क्या बना रही है, ऑक्साइड बना रही है। तो इस प्रकार से क्या बताया जा रहा है, अगर किसी भी धातु का दहन करने से वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और किसी भी धातु को जब उसको जल के साथ क्रिया की जाती है तो वो कुछ लवण बनाती है और साथ ही साथ क्षार भी बनाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर जैसे ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब उसको अगर हम किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक लवण बनाती है और जल के अणु को वो फ्री करती है। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया करती है। फिर आगे क्या बोला गया है, क्या होता है जब धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे। अगर किसी धातु को जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर सोडियम है, जैसे पहले भी मैं बताई हूँ, सोडियम को अगर जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनाएगा और इसमें हाइड्रोजन का एक गैस भी रिमूव होगा, साथ ही साथ ऊष्मा भी इसमें निकलेगी। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी बोलते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्मा छेपी और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा लगता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम को जल से क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस रिमूव होगा। लेकिन देखो यहाँ पर कोई ऊष्मा यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी हो जाएगी। ये निष्क्रिय क्रिया होगी और ये सक्रिय क्रिया होगी। उसी प्रकार आगे क्या दिया है, जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं किसी धातु को तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कापर लिया गया है और कापर को किसके साथ क्रिया कराई गई है, HNO3 के साथ। ही क्या है, अम्ल है। अब इसके साथ क्रिया कराने से क्या बन रहा है, कापर यहाँ पर विस्थापन, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह लेकर कापर नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्रेट की गैस भी रिमूव हो रही, साथ ही साथ जल की अणु भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से क्या बन रहा है, यहाँ पर 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3 से क्रिया कराते हैं, इसी को बता रही है। यहाँ पर कापर लिया जा रहा है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अम्ल लिया जा रहा है। तो कापर जो है हाइड्रोजन की जगह विस्थापन होकर क्या बनाएगा, कापर नाइट्रेट बनाएगा और यहाँ पर नाइट्रेट गैस रिमूव होगा और साथ ही साथ यहाँ पे जल की अणु बनती है। फिर आगे धातु की प्राप्ति कैसे हुई, तो धातु की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन। धातु मुख्यतः भूपटल की उपस्थिति पर रहती है। कुछ धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था पर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने पर धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, जैसे सोना चांदी। अधिकांश सक्रिय धातु जो होती है यह यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में होती है। यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में मतलब 2 धातु आपस में क्या होकर मिश्रण के रूप में संयुक्त अवस्था में रहती है। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ, प्राकृतिक रूप से जो ठोस अकार्बनिक पदार्थ होती है जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, उनकी भौतिक गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। किसे खनिज कहेंगे, जो प्रकृति में अकार्बनिक के रूप में मिलता है और जिसकी रासायनिक संगठन निश्चित होती है और इसकी भौतिक गुणों से उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। सेकेंड, अयस्क, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम होती है, जिनके निष्कर्षण धातुओं
का निष्कर्षण में कम खर्च लगता है और सुविधाजनक तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है और अशुद्धियां उसमें कम होती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। और उसको निष्कर्षण करके कम खर्च में सुविधाजनक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या है? उसमें और कई प्रकार की चीज़ों को मिलाया, मतलब मिलकर बना रहता है, तो वो क्या हो गया? वो केवल धातु के साथ साथ उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती है, तो वो हो गया अयस्क। अब हमको शुद्ध लोहा प्राप्त करना है तो उसका निष्कर्षण करते हैं, तो निष्कर्षण करने के लिए एक सुविधाजनक तरीके से करते हैं, तो उसको हम अयस्क कहेंगे। यहाँ पर अयस्क के प्रकार, उसके नाम और उसके सूत्र दिया गया है। जैसे सबसे फर्स्ट क्या दिया है? ऑक्साइड। ऑक्साइड के और प्रकार होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बक्साइड, कैरिटेटाइट, होलोमाइड, ये सभी क्या है? ऑक्साइड के प्रकार है। इसकी यहाँ पे सूत्र भी दी गई है, Fe2O3, ये क्या है? हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट के Fe3O4। इस प्रकार से आप लोग सभी सूत्र को याद कर लेंगे। अब आगे दिया गया है छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खनिज और उसका विवरण। तो आप सभी जानते ही है, खनिज के मामला में छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही संपन्न राज्य है और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार के, जैसे यहाँ दिया है 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टीन पाया जाता है, इसके अलावा और दूसरे राज्य में टीन नहीं पाई जाती है।